माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी राइटिंग स्किल्स को आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड पोस्टर। ये वीडियो जो है राइटिंग स्किल्स का क्लास 11 का लास्ट वीडियो होने वाला है राइटिंग स्किल्स का। इसके बाद राइटिंग स्किल्स पूरी कंप्लीट हो जाएंगी एंड आई होप अभी तक जितनी भी राइटिंग स्किल्स मैंने करवाई हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, डाउट अगर है तो मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा। कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है डाउट पूछने में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं मैं वहीं पर शेयर कर रही हूँ, तो आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, आज बढ़ते हैं फिर आगे और सीखते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स। और सबसे पहले देखेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को। नाउ व्हाट आर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स? ये वो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो न्यूज़पेपर्स के अंदर छपते हैं, चाहे द हिंदू हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर हो। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा जो पेज होता है, पेज या पेजेस, वो पूरे के पूरे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स को ही दिए जाते हैं। और उसमें छोटे-छोटे ब्लॉक्स के अंदर, है ना, छोटे-छोटे ब्लॉक्स जैसे ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस तरह के अलग-अलग छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली होते किस बारे में हैं? देखिए, ये इतनी वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रही हूँ, और भी बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिन पर आते हैं ना, वो है ये 6-7, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी के लिए आते हैं। इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी आते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीदनी है, बेचनी है, उसको लेकर भी आते हैं। ऐसे बहुत अलग-अलग वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसको लेकर अखबार में ये न्यूज छपती है। अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस बेसिकली होता है एक टारगेटेड ऑडियंस को एड्रेस करना। टारगेटेड ऑडियंस को एड्रेस करने का क्या मतलब होता है बेटा? मान लो कि जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे मुझे किराए पर चढ़ाना है। मेरे पास लेट्स से 2 बीएचके एक घर है और मुझे उसे किराए पर चढ़ाना है। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी? हाँ, मैं उसके बाहर चिपका सकती हूँ टू लेट, लेकिन कितने लोगों को पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है रेंट पर जाने के लिए है? बहुत कम लोगों को, ठीक है। या तो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू पता चलेगा, या जो लोग देखेंगे वहां पे वो पेपर चिपका रहता है तो पता चल जाएगा। बट न्यूज़पेपर में अगर मैं वो निकाल दूंगी ना, तो बहुत सारे लोगों को पता चल सकेगा और मैं एक वाइडर ऑडियंस को जो है पता लग पाएगा। तो जब आप उसको देखते हो, एक बार अखबार में पढ़ते हो, तो लोगों को भी पता चलेगा, अच्छा भाई रेंट के लिए ऐसे यहाँ पे घर है और मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, जैसा मुझे चाहिए क्या वैसा ही घर है। तो इस तरीके के जो न्यूज़ होती है, तो आप उसको इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हो। तो अभी ये तो मैंने आपको बोला कि रेंट के लिए। मान लीजिए मुझे रेंट पे घर चाहिए, तो अकोमोडेशन रिक्वायर्ड या अकोमोडेशन वांटेड, इस तरीके का मैं खुद न्यूज़पेपर में कि भाई किसी के पास 2 बीएचके अपार्टमेंट है क्या, रेंट पर चाहिए, इस तरीके का छपवाया जाता है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल्स भी होते हैं। मैट्रिमोनियल्स के अगर आप दूल्हा चाहिए तो या दुल्हन चाहिए तो, राइट। इस तरीके के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, दे आर दी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। और यही उनका पर्पस होता है कि अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो है उन तक मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचाई जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो बेटा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट होता है। और फॉर्मेट से ज्यादा मालूम है क्या होता है? कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस आपको ज्यादा अप्लाई करनी होती है। कॉमन सेंस कैसे? जैसे एक चीज ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसके अंदर जो ब्लॉक्स है, ये देखो, है तो रेक्टेंगुलर ही लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में है। बाकी ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्वायर के अंदर ही लिखना होता है क्या, या ऐसे वर्टिकल स्क्वायर नहीं, सॉरी, रेक्टेंगुलर है ये। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किस शेप के अंदर ये लिखना होता है, ये एज सच कुछ फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे ना, तो स्पेस जो है अलग अलग स्पेस गिवन होती है। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, न्यूज़पेपर के अंदर जो जगह, जितनी भी जगह मिलती है, उस जगह के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है उन्हें। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि वर्टिकली होगी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वे में आपको मिलेगी, स्क्वायर में आपको मिलेगी। ये कोई फिक्स नहीं होता पैटर्न। उसी तरीके से फिर हमारा फॉर्मेट यहाँ पर ये भी फिक्स नहीं होता है। तो ये मत सोचने बैठ जाना कि हमने किसी बुक में देखा था, उस बुक में तो मैम इस तरीके का बॉक्स नहीं, इस तरीके का बॉक्स था, फिर हमने कहीं और देखा था तो मैम वहां पर तो इस तरीके का बॉक्स था। बेटा, कैसा भी बॉक्स हो, छोटू बड़ू या रेक्टेंगुलर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये
बच्चे वाकई में यहाँ आके स्टूडेंट्स जो है बहुत कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम इतनी बेसिक चीज भी क्यों बता रही है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का ना कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। देखो फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना होता है कि एक तो आपको टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। टाइटल किस चीज का, कि भाई आप किस बारे में ये एडवर्टीजमेंट किस बारे में है। मान लीजिए आपको ये किराए पर देना है घर, इसलिए तो किराए पर घर देना है तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो बॉक्स बनाइए, बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 साइडेड बॉक्स बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, नोटिस भी जब मैंने बताया था तो यही कहा था, ऑलवेज मेक अ 3 साइडेड बॉक्स, ठीक है। और जब पूरा लिख दो उसके बाद क्लोज इट। कईयों को लगता है बहुत बेसिक सी बात है, हाँ बहुत बेसिक सी बात है, बट स्टिल इट इज अ गुड हैबिट टू डेवलप। अच्छी एक आदत होती है, क्योंकि जब कई बार अगर एक्सीड कर जाता है जो बॉक्स है, आपका कंटेंट अगर उस बॉक्स से एक्सीड कर जाता है तो आप इरेज करते हैं। 2 इश्यूज होते हैं, हो सकते हैं इसमें। एक तो इरेज करते हो तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, और मैं हमेशा बताती हूँ अगर 1 सेकंड भी बचाना अगर आपको आ रहा है तो बचाइए। 1 सेकंड भी अगर बचाना सीख पा रहे हो, अपनी हैबिट में ला पा रहे हो, तो वो कीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान आपको उसकी कीमत और ज्यादा पता चलेगी, ठीक है। उसके अलावा कई बार बेटा आपने पेन से जब लिखा होता है और उसके ऊपर पेंसिल की लाइन अगर होती है और आप इरेज करने लगते हैं ना, तो जो इंक होती है ना वो कई बार ऐसे स्प्रेड सी हो जाती है, गंदा हो जाता है। तो जो वर्ड आपने लिखा है ना जिसकी इंक फैल गई है, वो वर्ड कई बार क्लियरली समझ में नहीं आता एग्जामिनर्स को। तो ये भी इशू हो जाता है कई बार कि भाई एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा तो काट ही देगा ना कि भाई क्या लिखा है मुझे नहीं पता। अननेसेसरी क्यों ये चीज करनी है। कईयों को लगता है कि अरे क्या ही है, इतनी बेसिक सी चीज मैम बता रही हूँ। हाँ बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए बॉक्स आपने बना लिया, किराए के घर की बात हो रही है, तो टाइटल या हेडिंग क्या हो गई, टू लेट। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसके अंदर। जितने भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस या जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर बन सकते हैं, देखो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं कि सिचुएशन वेकेंट किसके लिए बताया जाता है, कि अगर कोई पोजीशन किसी ऑफिस के अंदर अगर कोई नौकरी निकली है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, सिचुएशन वेकेंट। ये याद कर लो ताकि बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि मुझे क्या लिखना है। अगर सिचुएशन वांटेड, जिसको जॉब चाहिए, मान लीजिए मेरा अगर ऑफिस है और मुझे अपने ऑफिस के अंदर हायरिंग करनी है कि भाई लेट्स से रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो उस केस में मैं सिचुएशन वेकेंट कि भाई मेरे ऑफिस के अंदर जगह खाली है, वेकेंट है, जो रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन खाली है, तो मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो उस चीज का मैं एडवर्टीजमेंट निकलवाऊंगी और क्या लिखूंगी, सिचुएशन वेकेंट। और अब मान लीजिए कि मुझे अगर नौकरी चाहिए और वो अगर मैं न्यूज़पेपर में निकलवा रही हूँ, तो क्या हेडिंग होगी उसकी, सिचुएशन वांटेड, कि भाई जॉब चाहिए, और उसके अंदर मैं क्या बताऊंगी, मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, अगर मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। फिर फॉर सेल, अगेन कुछ बेचने के लिए, ठीक है। टू अटेम्प्ट सेल प्रॉपर्टी, असेट्स, ऑफिस गुड्स, मतलब ऐसी चीज, जो भी चीज बेचने के लिए, कुछ भी जो चीज आप बेच रहे हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम फॉर्मेट क्या होता होगा। फॉर्मेट तो ये है बेटा कि आपको कहीं ना कहीं कॉमन सेंस इसमें लगाना होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, बॉक्स बनाना जरूरी है, हेडिंग जो लिखोगे वो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ किया, बॉक्स बनाना जरूरी है, हेडिंग जो है सेंटर अलाइंड होनी चाहिए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो जरूर से जरूर होना चाहिए। उसके अलावा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉमन सेंस से ज्यादा आएगी। कॉमन सेंस से किस तरीके से आएगी, कि भाई अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उस प्रॉपर्टी को जब आप एक्सप्लेन करने लगोगे, तो क्या क्या चीजें हैं जो उस प्रॉपर्टी के बारे में आप बताओगे कि वो पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव लगे, है ना। इसके अलावा टू लेट, अगेन जिसका मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगी, अकोमोडेशन वांटेड, कि अगर आपको घर किराए पर चाहिए या लेट से खरीदना ही है, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल्स, अगेन दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए, ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। तो अगर आपको दुल्हन ढूंढ रहे हो तो आप ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, अगर आपको दूल्हा चाहिए, है ना ये। इसके अलावा मिसिंग, ये बहुत चीजें, ये ध्यान रखना, ये जो मिसिंग वाला है ना, उसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, वांटेड। नो, वांटेड तो ये होता है कि कोई चोर उचक्का है, अपराधी है, तो वो गायब है तो वो वांटेड, ठीक है। मिसिंग का मतलब है कोई खो गया है, चाहे फिर वो कोई इंसान खो गया हो, कोई पेट खो गया हो, कोई सामान चीज खो गई हो, है ना, उसके लिए मिसिंग का हमेशा लिखते हैं। इसके लिए वांटेड नहीं, वांटेड तो मतलब कोई अपराधी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वांटेड मत लिख दीजिएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो अंदर इन्फॉर्मेशन जो आती है इस बॉक्स में, जो मैं बता रही हूँ, उसमें कॉमन सेंस लगाना है। तो कॉमन सेंस किस तरीके से, कि अगर आपको घर जो है, कॉन्टेक्ट यहाँ मैंने बता दिया, कॉन्टेक्ट ये तो आएगा ही। कॉन्टेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, आप अपना मेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर भी लिख सकते हैं, फोन नंबर जो है वो भी लिख सकता है। अब ध्यान रखिएगा, असली ईमेल आईडी या असली कॉन्टेक्ट नंबर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको उसमें एक्स 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 या इस तरीके से लिखना होता है। आगे एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए, सैम्पल्स लिए, उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। भाई किसी अपने जान पहचान वाले का अपना खुद का रियल कॉन्टेक्ट नंबर मत लिख कर आ जाना, ठीक है। ये किया, एंड आफ्टर दैट क्लोज द बॉक्स। उसके बाद अब टू लेट, मतलब आपको घर किराए पर देना है, तो आपको बेसिकली अपनी एक प्रॉपर्टी,
जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको किराए पर देना है, ठीक है? आप उसके अंदर थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकल थॉट्स उसमें डालने होते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते 1000 एकड़ का मेरा खेत है, उस 1000 एकड़ के अंदर 500 बाय 500 स्क्वायर फीट का मेरा घर है। इस तरीके का मतलब इन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी और लाख से 1.5 लाख रुपए किराया होगा। प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे वो लॉजिकल होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि जो भी दिमाग में आ रहा है बस आपने उसको लिख दिया, नो। तो यहाँ आप किस तरीके से लिखेंगे, आप बिल्कुल बताएँगे कि आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो 1 बीएचके है या 2 बीएचके, ठीक है? तो लेट्स से 2 बीएचके है ना? फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है या नॉट फर्निश्ड है, मतलब फर्निश्ड मतलब इसका स्टेटस क्या है ना? आप ये लिख सकते हो। आप बिल्कुल लिख सकते हो कि किचन इज फुल्ली फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड लिख सकते हो, या घर इज सेमी फर्निश्ड, आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप लोकेलिटी बता सकते हो, है ना, कि जो एरिया है किस तरीके का एरिया है। आप ये बता सकते हो कि भाई आसपास जो जैसे एमिनिटीज होती हैं या कई बार गार्डन फेसिंग घर होता है, आप इस तरीके की चीजें बता सकते हो। हॉस्पिटल या जो ग्रोसरी मार्केट है वो है आसपास, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। मेन मार्केट में है या मेन मार्केट से दूर है या कितना दूर है, या बता सकते हो ना। मेन मार्केट से थोड़ा सा ही दूर है तब तो आप लिख सकते हो कि हार्डली 4 टू 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन मार्केट, इस तरीके से तो आप लिख सकते हो। लेकिन मान लो 15 किलोमीटर दूर है अगर मेन मार्केट से, तो ये कोई बहुत अच्छी या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कि पता है 15 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो सेंस ये कोई बहुत पॉजिटिव वाला पॉइंट नहीं है। तो आपको ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये कितना अच्छा है, ये आप लिख सकते हो, है ना? ये सारी चीजें आप उसके अलावा जो रेंज है, ठीक है? रेंज किस चीज की रेंज? जो रेंट रेंट के पैसे होते हैं ना, उसको आप एक रेंज में लिखो। तो आपने ऐसे मान लीजिए 2 बीएचके घर लिखा है, गार्डन फेसिंग है, आसपास एमिनिटीज भी पूरी हैं और सेमी फर्निश है लेट्स से, तो 4 टू 6,000 ये आप लिख सकते हो। ये एक डिसेंट अमाउंट है, एक डिसेंट, हाँ पार्किंग है, पार्किंग एरिया है या नहीं है, ये आप लिख सकते हो, है ना? तो एक डिसेंट अमाउंट है। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई नेगोशिएशंस कैन बी डन, है ना? नेगोशिएशन भी कर सकते हैं हम। ये जितनी इन्फॉर्मेशन, ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये सिर्फ आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हो ये सारी चीजें, कि भाई मैं अगर अपना घर किराए पर देना चाह रही हूँ तो मेरे घर में क्या क्या क्वालिटीज है वो मैं सारी चीजें बता दूं, और सिर्फ वही क्वालिटीज बताऊं जिससे वो घर किराए पर जल्दी उठ जाए, है ना? तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। ये नहीं बताना होता कि फर्श टूटा हुआ है, नल टूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, ऐसी चीजें नहीं लिखनी होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, टू लेट का। अगर अकोमोडेशन वांटेड है तब भी आप सिमिलर सा लिख सकते हो। मेक श्योर कि आप ये प्राइस रेंज में हमेशा लिखो, हमेशा नहीं कि 5,000 फिक्स है, नहीं। हाँ, ये भी आप लिख सकते हो कि आप अपना घर किसे देना चाहते हो रेंट पे। जैसे सिर्फ ओनली मैरिड कपल, सिर्फ ना या फैमिली, ओनली फैमिलीज, आप ये इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है? ये पूरा कॉमन सेंस वाला है बेटा, कहीं पर भी इसमें इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिक्स होती है। नो, इट इज नॉट फिक्स्ड, ओनली ओनली कॉमन सेंस। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक चीजें आप नहीं भूल सकते हो। जैसे आप किराया कितना हो सकता है वो आप बताना नहीं भूल सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो बता लिखना नहीं भूल सकते हो, और ये हेडिंग वो आप लिखना नहीं भूल सकते हो। कितना बीएचके है, जैसे आप 1 बीएचके लिख रहे हो या 4 बीएचके लिख रहे हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ना कि कितना बीएचके आप लिखना चाह रहे हो, लेकिन बीएचके तो आपको बताना ही पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो कंप्लीटली कॉमन सेंस से ही आती हैं। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस देखो। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि एक सिचुएशन वेकेंट है, उसको लेकर ये क्वेश्चन है कि एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो देखो हेडिंग क्या डाल दी, जो टाइटल है वो क्या डाल दिया, सिचुएशन वेकेंट। याद कर लो, ये बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिचुएशन वेकेंट। अब किस तरीके का पर्सन चाहिए, जो भी काम, जो जैसे रिसेप्शनिस्ट चाहिए इसके अंदर, तो रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, कि भाई ऐसी क्वालिटीज या इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो हमारे रिसेप्शनिस्ट, हमारे कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। ओनली देन वी विल कंसिडर, है ना? तो यहाँ देखो, रिक्वायर्ड यंग डायनामिक स्मार्ट कैरिज्मेटिक एंड फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। यहाँ पर इट्स गिवन ऑलरेडी, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा कहाँ के लिए चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ लिख दो। भाई जब तक आप बताओगे नहीं सामने वाले को कि कहाँ के लिए जो है पोजीशन, कहाँ के लिए निकली है, नौकरी कहाँ के लिए निकली है, वो कहाँ कांटेक्ट करेगा, क्या पता चलेगा, ठीक है? अब इसके बाद सैलरी के बारे में आप बता सकते हो। यहाँ पर सैलरी सिर्फ ये कि अट्रैक्टिव सैलरी, अदरवाइज आप रेंज में भी बिल्कुल लिख सकते हो कि सैलरी लगभग इतनी होगी, या आप एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हो। देखो ये तो जो चाहिए वो तो लिखा हुआ है ही है,
इसके अलावा और क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या लिख सकते हो आप कि भई इतना एक्सपीरियंस उन्हें होना ही चाहिए कि कम से कम 2 इयर्स या 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, ये तो होना ही होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि फ्रेशर्स आर आल्सो वेलकम, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। आपको कितनी क्या क्वालिफिकेशन उनसे एक्सपेक्टेड है, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आप उनसे बोलना एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में आपकी अच्छा होल्ड होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, ये आप बोल सकते हो, ठीक है? आपको अपना रिज़्यूमे कब तक सेंड करना है, जैसे ये इसमें मेंशन है ऑलरेडी कि इस तारीख तक आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? बिलो मेंशन्ड आईडी पे। अब देखो आईडी यहाँ कैसे लिखा है? abc123@gmail.com, फुल स्टॉप। इसी तरीके से आपको अपने मेल आईडीज़ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने होते हैं। देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ देखो कैसे लिखे, कितने सारे एक्स लगा दिया बस। पूरा नंबर नहीं लिखना होता है आपको। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये डिजिट 10 हो जाए, कई बार कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 10 डिजिट हो। अगेन ये चीज़ आपके मार्क्स पर ऐसा असर नहीं डालती है कि अगर 11 हो गए तो मार्क्स पे ऐसा कोई गिनने नहीं बैठा हुआ है। बट हाँ, ये खुद का ये एक इंप्रेशन छोड़ता है कि आप बहुत ही ध्यान से काम कर रहे हो, मतलब केयरलेस नहीं हो। बस ये चीज़ दिखाता है ना? तो ये देखिए बॉक्स आ गया, बॉक्स लगाना नहीं भूलना बेटा। जैसे नोटिस में, नोटिस से कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि नोटिस में सबसे पहला पॉइंट ही क्या होता है? बॉक्स बनाने का। तो बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, बाकायदा फॉर्मेट का हिस्सा है बॉक्स। मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो। ठीक है, ये हो गया सिचुएशन वेकेंट का। यहाँ पर है ब्राइड वांटेड, अगर दूल्हा चाहिए ग्रूम वांटेड। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटीज चाहिए ब्राइड की। ठीक है, तो यहाँ बताओगे कि अलायंस इनवाइटेड, शुरुआत इसी से ही कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसमें गिवन है कि जिस लड़के के लिए लड़की चाहिए उस लड़के के बारे में यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इस तरीके का है। एंड seeks alliance with an exceptionally beautiful, educated, cultured and tall girl of status पंजाबी फैमिली। ये सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में आधी से ज्यादा चीजें तो गिवन है, आपको बस उसे अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, लड़का कितने ईयर का है और लड़की की क्या क्वालिटीज है वो भी आपको मेंशन करनी होगी कि भाई किस तरीके के लड़के के लिए आप दुल्हन ढूंढ रहे हैं, किस तरीके के का लड़का है वो। तो लड़के के बारे में भी आप बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो जिस लड़के के लिए दुल्हन चाहिए उस लड़के के बारे में देखो सिर्फ एक लाइन में ही लिखा है। ठीक है, 6 लाइनों में से 1-1.5 लाइन के अंदर लड़के के लिए लिखा है, बाकी लड़की कैसी चाहिए वो बताया गया है। वहीं अगर यहाँ पर ब्राइड की जगह ग्रूम वांटेड होता, दूल्हा चाहिए, तो दूल्हा कैसी लड़की के लिए चाहिए, तो लड़की कैसी है उसे हम 1 से 1.5 लाइन के अंदर बता दे कि भाई लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी हाइटेड है, और अगर काम अभी कर रही है तो क्या काम कर रही है और कहाँ सेटल्ड है हाल फिलहाल। ऐसी लड़की के लिए ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। फिर जो लड़का का आप डिस्क्रिप्शन दोगे कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए, उसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में बताओगे व्हेन इट इज ग्रूम वांटेड, है ना? ज्यादा ध्यान किस पे, कहाँ पे क्या चीज एक्सप्लेन करनी है, ध्यान दीजिएगा। ये अगेन वापस मैं डिटेल में जा रही हूँ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, ब्राइड वांटेड होती है ना, तो ब्राइड के लिए इतना नहीं लिखते हैं जितना दूल्हे को एक्सप्लेन कर डालते हैं कि इतना शानदार लड़का है भाई, देखो ये है, ये है, ये, उसके लिए लड़की चाहिए ना। You haven't explained, you haven't talked about the bride much. What kind of a bride you are willing to find, है ना? ये तो मेंशन ही नहीं करते हैं ज्यादा। ये बेटा वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी गलतियां हैं जहां पर बच्चे कई बार नहीं लिखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, है ना? ये सारी चीजें लिख दी कि लड़की कैसी चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, आप लोगों को एक एक पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी दे दी है यहाँ पर, अलायंस इनवाइटेड, एंड देन ओनली स्टेटस पंजाबी फैमिलीज। देखो ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ से, कौन सी फैमिली से जो है लड़की चाहिए ना। ये वैसे तो इसमें गिवन है ना, वैसे तो इसमें गिवन है क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होता, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं होता कि स्टेटस पंजाबी है क्या है, आप चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप से एडिशनली लिख सकते हो, बिल्कुल कोई भी, मतलब चाहे पंजाबी फैमिली लिख दो, सिंधी फैमिली लिख दो, कैसे भी वो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस दे सकते हैं ना। यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है ना, वो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एड्रेस दिया गया है, घर का या इसका एड्रेस नहीं दिया गया, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। ऐसा क्यों? ये उस केस में होता है बेटा जब कोई इंसान अपना खुद का एड्रेस जो है या अपनी खुद की पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है उसे रिवील जब नहीं करना चाहता, उस केस में न्यूज़पेपर का कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाए और खुद का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह है वो भी रिवील ना हो। तो उस केस में आप ये लिखते हो। यूजुअली ये बॉक्स वाले नंबर कहाँ होते हैं? ब्राइड वांटेड के अंदर, ग्रूम वांटेड के अंदर, मैट्रिमोनियल्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रैवल्स एंड टूर्स। ये भी आता है घूमने फिरने का, ये मैंने जो पहले आपको वो बना कर दिया था ना, ये वाला कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये वाला कौन कौन से टॉपिक्स पे आते हैं, इसमें टूर्स एंड ट्रेवल्स का नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस
किन टॉपिक्स पे आता है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरी लिस्ट दी थी। लेकिन कई बार टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए भी आ जाता है, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए अगर आ रहा है तो बस आप टूर्स एंड ट्रेवल्स लिख दोगे एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो उसमें ट्रेवल्स एंड टूर्स के अंदर आपको क्या लिखना होता है कि पैकेज के अंदर क्या डील है। अगर पैकेज है 2 रात 3 दिन, एक्चुअली 3 रात 2 दिन, इस तरीके का आपको बनाना होता है कि आपको किस और क्या-क्या आपको उसके अंदर पैकेज में घूमना फिरना क्या है कि आपको ट्रैवलर प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको पर्सनल कार प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो खाना प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसके अंदर फूड जो है तो ब्रेकफास्ट भी क्या इंक्लूडेड है। जैसे मैक्सिमम होटल्स में क्या होता है, घूमने फिरने जाते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है साथ में, मतलब आप करो ना करो आप पर है, ब्रेकफास्ट आपको प्रोवाइडेड रहता है। उसके अलावा 3 स्टारर होटल है इस पैकेज के अंदर, या 4 स्टारर होटल है इस पैकेज के अंदर, या 5 स्टारर होटल है इस पैकेज के अंदर, है ना? ये सारी चीजें हैं। बाकी आपके पैकेज में घूमना फिरना कहाँ-कहाँ का है, देखो यहाँ पर जैसे क्या है 3 नाइट्स एंड 4 डेज ब्रेकफास्ट एंड डिनर, मतलब ब्रेकफास्ट भी है गिवन है, डिनर भी गिवन है, लंच आपको गिवन नहीं है, तो लंच आपको अपना खुद का देखना पड़ेगा भाई। 3 स्टारर होटल है, इसके अलावा साइट सीइंग इंक्लूडेड, मतलब इधर-उधर जब घूमने फिरने जाएंगे तो साइट सीइंग भी दिया हुआ होगा, और 10,000 पर पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा, यहाँ पर ये फुल स्टॉप ही आएगा, देयर विल बी नो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन 10,000 पैकेज जो होता है आपको हमेशा उसका प्राइस मेंशन करना होगा, और किस तरीके से आप मेंशन करते हो, 3 तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर किस तरीके से किया हुआ है, 10,000 पर पर्सन के हिसाब से किया हुआ है। कई बार कपल्स के लिए होता है कि 15,000 फॉर कपल, ठीक है, या कई बार फैमिली के लिए होता है तो उसके लिए लेट्स से 20-25,000 फॉर फैमिली ट्रिप, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, मैक्सिमम 4 पर्सन आर अलाउड। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा होता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अरे ब्लैक में ही है, चलो, मैक्सिमम 4 पर्सन, ये फैमिली जब होता है उस टाइम पे। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अगेन आई एम सेइंग कंप्लीटली कॉमन सेंस वाली चीज होती है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन आपको कौन कौन सी डालनी। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्पेशल डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक एडिशनल और इसमें एक एक्स फैक्टर जोड़ता है। एक्स फैक्टर एज इन मतलब इसको अट्रैक्टिव बनाता है, इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन मान लीजिए आपने ये सेंटेंस अगर नहीं जोड़ा, मान लीजिए, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, तब आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तब भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। बट उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भाई, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप इतने कॉलम्स दिए होते हैं, इतने सारे ट्रैवल्स एंड टूर्स वाले जो हैं आपके पास ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आप ये पर्टिकुलर क्यों सिलेक्ट करोगे कि यार ये अच्छा लग रहा है? क्यों सेलेक्ट करते हो? भाई उसमें कुछ तो अट्रैक्टिव या कुछ तो उसमें ऐसा होना चाहिए अनोखा या अच्छा, जो आपको लगे कि हाँ, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ये वाला छोड़ते हैं। चाहे फिर वो प्राइस रेंज की बात हो, या आपको जो जगह जहाँ पर लेकर जा रहे हैं वो जगह ज़्यादा पसंद आ रही हो, व्हाटएवर द केस इज़, बट कुछ अच्छा लगना चाहिए ना। तो ये जब ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस आप जब लिख देते हो, तो उसमें आपको क्या होता है, वो और अट्रैक्टिव हो जाता है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके की भी चीज़ें आप लिख सकते हो कि अर्ली बर्ड्स को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, राइट? एंड देन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको देखो ऑलरेडी क्या प्रोवाइडेड है, सीता ट्रैवल्स, ठीक है, पूरा दिल्ली, ये सारा आपको दिया हुआ है, बस आपको वही तो लिखना है। और यहाँ देखो नंबर में आपको क्या दिया है, 2356 2536 2000, ठीक है, आया समझ में? तो बेटा ये क्या था हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पोस्टर। पोस्टर इज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राइटिंग स्किल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है, और इसमें भी जैसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में एक लिबर्टी होती है ना कि आप किस तरीके के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, उसी तरीके की लिबर्टी यहाँ पर भी होती है, पोस्टर के अंदर भी दी जाती है, कि काफी हद तक एक क्रिएटिव लिबर्टी जो है स्टूडेंट्स को यहाँ दी जाती है। ठीक है बेटा, अगर हम पोस्टर के बारे में बात करें तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है, और जो फॉर्मेट का भी हिस्सा है। देखिए, जिस तरह से हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में सीखा कि जो फॉर्मेट है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, या जो हमारी टाइटल जो होता है, हेडिंग जो होती है, उनको तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी कहीं न कहीं आपके पास एक फ्रीडम रहती है और कॉमन सेंस ज़्यादा अप्लाई करना होता है कि किस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट के साथ आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सिमिलर द केस इज़ हियर, पोस्टर में भी ऐसा सा ही है। सबसे पहले आपको सेंटर अलाइन्ड में क्या लिखना होता है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो भी पोस्टर जिस भी बारे में है, वो पोस्टर अगर एक स्कूल कुछ ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, तो स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर कोई ऑफिस है, कोई अगर कंपनी है जो अगर कुछ ऑर्गेनाइज करा रही है, तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा। बेसिकली जो इशूइंग अथॉरिटी होती है ना बेटा, ये इशूइंग अथॉरिटी बेसिकली इसका नाम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि हम कहाँ से क्या नाम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड रहता है। देन कम्स द टैगलाइन। टैगलाइन दीजिए। टैगलाइन क्यों होती है? ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए।
जो भी पोस्टर पढ़ रहा है ना, वो बहुत जब टैगलाइन आती है ना, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्रिएट करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ जो एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं या इवन ऑनलाइन व्हाइल वॉचिंग द वीडियोज़, बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टैगलाइन होती है जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो टैगलाइन है वो किसकी है? जैसे हीरा है सदा के लिए, दिल ललचाए रहा न जाए, कुछ मीठा हो जाए, टेस्ट द थंडर, डर के आगे जीत है। जिस सीक्वेंस में मैंने ये टैगलाइन्स बोली हैं या कह सकते हैं कि अपने ब्रांड को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये जिन लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, वो लाइन्स, वो टैगलाइन्स कहीं न कहीं उस ब्रांड की आइडेंटिटी हो जाती है, राइट? वो इनफैक्ट मूवीज़ में भी इन्हें डायलॉग्स की तरह कई बार यूज़ किया जाता है कि नहीं? तो इसीलिए टैगलाइन जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है पोस्टर का, राइट? तो आपको टैगलाइन भी एक सोचनी है एंड एज़ आई ऑलवेज़ से कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। क्रिएटिव होना ज़रूरी होता है बट जब एग्ज़ाम की बात हो रही होती है ना, तो आपको बहुत क्विकली सोचना होता है। तो टू द पॉइंट जितना सोचेंगे और जितना सही सोचेंगे, उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है? उसके बाद टाइटल देना है या बताना है कि इवेंट क्या है। जैसे अगर एग्ज़िबिशन है, तो एग्ज़िबिशन किस चीज़ की है ना? सिल्क साड़ी एग्ज़िबिशन अगर है, तो आपको वो लिखना है। अगर कोई इसके अलावा अगर कोई और जैसे मान लीजिए मेला है, अगर फेट है, इस तरीके का अगर कुछ है, तो आपको उसका नाम लिखना होगा कि किस बारे में। कोई कैंप है, तो वो कैंप लिखिए और किस चीज़ की कैंपिंग हो रही है, तो वो आप जो है आपको मेंशन करना होगा, ठीक है? पता तो चले लोगों को कि भाई किस बारे में ये पोस्टर है ना? वो आपको लिखना होगा जैसे यहाँ एग्ज़िबिशन, वर्कशॉप एटसेट्रा ये सब लिखे हुए हैं। स्पेशल अट्रैक्शंस ज़रूर बताइए, ये स्पेशल अट्रैक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, एक सैंपल क्वेश्चन में लेकर आई हूँ, उसके अंदर ये स्पेशल अट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये मैं आपको उसमें बताऊँगी, ठीक है? अब कब है, जैसे मान लीजिए अगर ये एग्ज़िबिशन की बात हो रही है, अगर पोस्टर जो है एग्ज़िबिशन के बारे में है, तो ये एग्ज़िबिशन कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, समय क्या है? दिन कौन-सा है, तारीख कौन-सी है, जगह कौन-सी है, भई एड्रेस ये सब बताना होगा ना। आपने बस बता दिया एग्ज़िबिशन हो रही है, अब तुम ये गेस करो कि कब होगी, क्या होगी? सोचो, सोचो। ये हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद एंट्री फीस अगर है तो इफ एनी, ये इफ एनी हमें कब पता चलेगा? ये क्वेश्चन में यूजुअली प्रोवाइडेड रहता है। देखो, इसे ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है कि कोई एंट्री फीस है या नहीं है, ठीक है? स्पेसिफिकली मेंशन रहता है। मान लीजिए अगर फीस को लेकर कुछ बात हुई ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देन इट इज अप टू यू कि आपको फीस रखनी है या नहीं रखनी है। अदरवाइज ये गिवन रहता है। इस पर इतना ज्यादा ध्यान देने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं फीस भी तो लिखनी है। और मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज नो फीस, आप बकायदा उसे हाइलाइट करके बताइए अपने पोस्टर में फ्री एंट्री, ये बिल्कुल बताइए। आपको जबरन क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज नो फी और आप लिख रहे हैं देयर इज नो फी और आप पोस्टर में क्या लिख रहे हैं, 500 रुपए चार्ज। प्लीज ये गलतियां मत कीजिए। ये जो राइटिंग स्किल है यही देखने के लिए तो है कि आपने कितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है और कितना ज्यादा सटीक वो पोस्टर आपने बनाया है, यही तो जांचने के लिए होता है, ठीक है? उसके बाद अगर और भी कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंडेटरी है ही, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बिना तो कोई काम चलेगा ही नहीं। उसके अलावा अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कौन सी होती है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन करी है, उसके अलावा अगर और कोई भी चीज है जो लेट्स से आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप उसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन आपको अपने आप से लग रहा है कि यार ये चीज भी मुझे मेंशन करनी चाहिए। यू आर अलाउड टू डू दैट, क्योंकि आपको पोस्टर्स के अंदर जैसे मैंने कहा क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है। सो यू आर ऑल अलाउड टू डू दैट बेटा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा अदर रेलिवेंट चीजें, और रेलिवेंट चीज क्या हो सकती है? पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसके अंदर आप जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन ड्राइंग बना के, ठीक है? आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है वो, ये रहा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। आप जो है इसमें ड्राइंग या इलस्ट्रेशन करते हो, उसको इंटरेस्टिंग और दिखाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए स्मोकिंग से रिलेटेड कोई पोस्टर आपको बनाना है। लेट्स से कि आप कोई पोस्टर बना रहे हो, तो सबसे पहले तो, और ये कैंप लग रहा है जो स्कूल ने ही ऑर्गेनाइज करने का है, जिसके अंदर बच्चों को अवेयर करवाना है कि स्मोकिंग किस तरीके से हार्मफुल होती है। तो आप सबसे पहले तो स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है? नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है? नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया। उसके बाद एक टैगलाइन लिख दीजिए। अब स्मोकिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन क्या है? स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये टैगलाइंस ही है एक तरीके से। आप ये सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ आए, यू आर अलाउड टू डू दैट। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मोकिंग किल्स, है ना? ये लिख सकते हैं। इसके अलावा कैंपिंग जो है, इसमें
इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पोस्टर के, आप ये बता सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ आपको इसके इट कॉजेज व्हाट, मतलब स्मोकिंग कॉजेज व्हाट, कैंसर, इट कॉजेज कैंसर, इट कॉजेज पैल्पिटेशंस, एस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सब इसकी वजह से होता है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। अब कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम ऐसे बढ़िया लाइन में ही कोई जरूरी नहीं है, सुंदर सा आप डिजाइन भी बना सकते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट, है ना। टोटल रिप्रेजेंटेशन होती है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप इस तरीके से एक सिगरेट बना सकते हो, ऐसे धुआं धुआं बना सकते हो, और इस पर ऐसे क्रॉस क्रॉस करता हुआ दिखा सकते हो कि दिस इज रॉन्ग। कई बार बच्चों ने क्या कितना इंटरेस्टिंग क्या बनाते हैं, वो लंग्स बना देते हैं, दो लंग्स बनाते हैं, एक लंग्स जो होती है वो तो हेल्दी दिख रही होती है, दूसरी लंग्स होती है उनमें फिर अपनी पेंसिल से ऐसे ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, काला काला कर देते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर इस तरीके से भी बनाते हैं, तो आप बिल्कुल वो भी बना सकते हो। बट एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि अपनी ड्राइंग के अंदर इतना मत खो जाना कि इस पर इतना टाइम लगा दो कि आपका टाइम कम पड़ जाए, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये सारी चीजें, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आप और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू दिस स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगी वो आप लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है, ये पूरा नहीं, इसमें से अट्रैक्शंस जो हैं वो अभी तक मेंशन नहीं किए हैं मैंने। इसके अलावा भी और दो तीन चीजें जो हमने अभी जो इसके अंदर देखी थी, यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है। ये मैंने सिर्फ वो चीजें मेंशन की है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये तो लिखना ही लिखना है आपको, कि एक छोटा सा एक आइडिया ये आपको आ जाए कि भाई हमको किस तरीके से उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। देयर इज नो फिक्स प्लेस, कोई जरूरी नहीं ये आप यहीं पर बनाइए डिजाइन, ये ड्राइंग आप यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किन चीजों का ध्यान रखना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आखिर में आएगी, नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी शुरू में आएगा, है ना, और टैगलाइन जस्ट आफ्टर द इशुइंग अथॉरिटी, नाम जो लिखेंगे उसके जस्ट बाद आपका टैगलाइन आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, कि स्कूल कैप्टन है आप, और होली हार्ट स्कूल है वसंत नगर में, लखनऊ में, और आपको क्या करना है, आपकी स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करिए एक 2 डे फेट। ये ध्यान रखिए, ये FETE लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ रॉन्ग स्पेलिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बार बच्चे ना, ये कौन सा फेट है बेटा, मेला, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं FETE, मेले वाले फेट को FATE कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। वो फेट क्या होता है, हमारी डेस्टिनी। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज कर दी तो येलो कलर से नजर भी नहीं आ रहा है ना। आज ब्लड डोनेशन कैंप, मतलब 2 दिन का क्या लग रहा है, कैंप भी लग रहा है और साथ में फेट भी है। तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो आपको डालनी है। अब यहाँ देखिए आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। देखिए स्कूल का नाम आपके पास है, यानी इशुइंग अथॉरिटी का नाम आपके पास है, तो पूरा आपने सेंटर लाइन में यहाँ लिख दिया है, पूरा का पूरा होली हार्ट स्कूल वसंत नगर लखनऊ, पूरा आपने लिखा है। आफ्टर दैट एक टैगलाइन, तो यहाँ ये टैगलाइन एक पूरे सेंटेंस की तरह, एक कोट की तरह बनाई हुई, क्या लिखा है, इनवाइट्स यू टू द एनुअल स्कूल फेट वेयर एजुकेशन कोलैबोरेट्स विद फन। दिस इज द टैगलाइन, एजुकेशन कोलैबोरेट्स विद फन। उन्हें कितना सुंदर एक इन्विटेशन की तरह ये पोस्टर बनाया है कि द स्कूल इज इनवाइटिंग यू फॉर दिस कोलैबोरेशन। ठीक है, कब है, 10th एंड 11th जनवरी को। डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया। डेट याद रखिएगा, डेट का फॉर्मेट हर राइटिंग स्किल में सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद अट्रैक्शंस क्या है। नाउ अट्रैक्शंस का मतलब होता है वो कौन, एक तरीके से मान लीजिए क्वालिटी मान लीजिए, जैसे ये जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए फूड स्टॉल्स है, फेट है, मेला है, तो यहाँ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, फूड स्टॉल्स हो सकते हैं, बच्चों के बड़ों के खेलने के लिए चीजें हो सकती हैं, जैसे छोटे बच्चे जो है उनके लिए खेलने के लिए, बड़ों के लिए भी खेलने के लिए गेम्स है। भाई छोटे और बड़ों के अलग अलग गेम्स होते हैं ना, तो वो गेम्स यहाँ पर है, राइड्स यहाँ पर लगी हुई है। दैट मीन्स अगर यहाँ आप आएंगे ना तो यू गोइंग टू हैव ग्रेट फन, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ के। तो बेसिकली जो भी क्वालिटीज है और जो भी यहाँ पर कोई आपको करने को मिलेगा ना, आप उसकी वो दैट विल बी द अट्रैक्शन, है ना। स्मोकिंग किल्स वाला हमने ये जो किया था, इस स्मोकिंग किल्स के अंदर क्या क्या अट्रैक्शंस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या क्वालिटीज है यहाँ पर अट्रैक्शंस हो सकते हैं बेटा। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ अट्रैक्शंस हो सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी, है ना, अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी। जो आपके बच्चे हैं वो जानेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, व्हाट आर द, इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, लाइक अस्थमा, पैल्पिटेशन, ब्रीदिंग इश्यूज, है ना। ये होंगे अट्रैक्शन स्मोकिंग किल्स। अगर ये कैंप आपने ज्वाइन किया तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शंस के अगेन, यहाँ आने से बेसिकली अट्रैक्शंस की यहाँ आके आपको और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या क्या क्या वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ आना चाहिए।
जहां पर भी बुलाया जा रहा है वहां आना चाहिए। वहीं कोई एग्जीबिशन है, अगर कोई पिक्चर्स की या पेंटिंग्स की अगर एग्जीबिशन है तो वहां के अट्रैक्शंस क्या होंगे? हैंडमेड पेंटिंग्स आपको मिलेंगी, स्केचेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और अलग अलग तरीके के, जैसे आपको पिक्चर पोर्ट्रेट्स यहाँ हो सकता है मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो पेंटर है वो भी यहाँ पर होंगे, अगर आपको अपनी पेंटिंग्स बनवानी है तो वो भी आपकी उसी वक्त पेंटिंग बना सकते हैं। इस तरीके के अट्रैक्शन आप लिख सकते हैं। अगेन कॉमन सेंस अप्लाई और ट्रेड, तभी आपको समझ में आएगा अट्रैक्शंस में और क्या क्या लिख सकते हैं। और ये जरूर लिखिए क्योंकि ये आपके पोस्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। इसके अलावा देखो इसके अंदर कोई फी नहीं ली हुई है, तो सिंस कोई फीस नहीं लिखी हुई तो देखो स्टार में कितना सुंदर तरीके से बनाया है, एंट्री फ्री। तो आइए आइए आइए, ये एकदम फ्री है। तो ये आप हाईलाइट करिए, कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, ये कोई सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसा नहीं। ये जो कैंप होगा तो देखिए कैंप का भी कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक हट जैसा ही बना दिया है, और हट भी ऐसी बनाई है कि आ रहा है समझ में कि कैंप है, क्योंकि टेंट हाउस जैसा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए सिंस ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ देखो ब्लड ड्रॉप एक सुंदर सी बनाई है, ये आईवी पूरा बना दिया इन्होंने, आईवी एंड स्टैंड कितना सुंदर तरीके से बनाया है। ब्लड डोनेशन कैंप इज ऑल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल इन्फर्मरी अलॉन्ग विद द स्कूल फी। ये भी साथ साथ, मतलब सिर्फ फेट नहीं है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है जो साथ साथ यहाँ पर कराया गया है। नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है? बिल्कुल प्रोवाइड कर दी है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरीके से बस इन्हीं चीजों का जो है बेटा आपको ध्यान रखना होता है। अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आपको देखना होगा। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस आप कहाँ करें? जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें तो आप अपने न्यूज़पेपर में ही देख लिया कीजिए, उससे बेस्ट तो आपको कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता है ना? क्योंकि सबसे सटीक, सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसमें प्रोवाइडेड रहती है ना? इसके अलावा पोस्टर्स जो हैं तो इतने पोस्टर्स अवेलेबल हैं, आप बस उनको एक बार नजर से निकाल लीजिए कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है ना? मतलब इन पर ऐसा नहीं कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम इन पर लगाएँगे तो हम एकदम परफेक्ट हो जाएँगे, नहीं। ऐसा-ऐसा है, थोड़ा-सा कॉमन सेंस होता है और उसके अलावा वो कॉमन सेंस भी आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब आप उन चीज़ों से फ़ैमिलियर होगे। अगर आपको कभी ना आपने फेट देखा है, ना आपको ये पता आइडिया भी नहीं है कि फेट होता कैसा है, तो कहाँ से कॉमन सेंस आप अप्लाई करोगे, है ना? तो इसीलिए पोस्टर्स जो हैं 15-20 पोस्टर्स कभी आपने चल दिए, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस है जिसके पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। एक बार बस उसको निगाह में से निकाल लो एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के पोस्टर्स में किस तरीके की क्या-क्या चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या-क्या टैगलाइंस हम लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा टैगलाइंस में अटकते हैं, तो वो सारी चीजें, है ना? आया समझ में बेटा? तो आई होप आपको पोस्टर्स और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल कहीं कोई डाउट रह जाता है तो मेक श्योर यू आस्क, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि वो जो भी डाउट पूछते हैं मैं डेफिनेटली उन्हें क्लियर करती हूँ। ठीक है, और बेटा यहाँ इस वीडियो के साथ आपकी क्लास 11th की जो राइटिंग स्किल्स है वो पूरी कंप्लीट होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है। कई बार आई नो स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि जल्दी से हमको अगर कुछ छोटे वीडियोस मिल जाएं, बहुत इजीली हम समझ जाएं तो आ जाएगा समझ में। लेकिन मेरा मानना रहता है जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगा, शॉर्टकट में मैं अगर आपको समझा दूंगी तो आप खुश तो हो जाएंगे कि देखो हमें पता चल गया, पता चल गया। लेकिन वो आंसर या वो क्वालिटी ऑफ आंसर नहीं आएगा पेपर पे जो आपका जो क्वालिटी आनी चाहिए। तो जहां आप 15 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो एक चीज को समझने में, वहां 20 मिनट्स मतलब 5-7 मिनट अगर और इन्वेस्ट करके उस सेम चीज को और बेटर तरीके से अगर सीख सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको वो थोड़ा 5-7 मिनट और इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए ताकि वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। राइट बेटा? तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छे से समझ में तो आ गया है ना? राइट? तो इसी वीडियो के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जल्दी से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।